मेरे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द लेबोरियस वर्ल्ड। मेरा नाम है विक्रांत और ये जीएस के लिए 50 मोस्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस चैनल का उद्देश्य आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करना है और आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करना है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, तो लाइव और शेयर ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, बिना किसी की देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में अपनाया था? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो मुस्लिम लीग था उसने अपनाया था इसको 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में, और ये मनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जो महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ स्थापित किया गया था उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, घनश्याम दास बिरला। तो घनश्याम दास बिरला जो थे संस्थापक अध्यक्ष थे। ओके, ध्यान रखने का फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? वो कौन व्यक्ति है जिसको बिस्मार्क कहा जाता है भारत का? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो बिस्मार्क कहे जाते हैं भारत के, इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो बिस्मार्क कहे जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है उनका, जिनकी हम बात बता रहे हैं कि बिस्मार्क कहा किनको जाता है। इस बात को विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत की 552 रियासतों को एक करने का प्रयास किया था फ्रेंड्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको ध्यान रखना है। ओके, तो किसी भी लेवल पे ये प्रश्न पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपको मैंने लिख के दे दिया है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई सही और गलत क्या है। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे क्या थे? भारत के बिस्मार्क कहा जाता है उनको, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और शिक्षा आदि का जो वो दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, उसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक, आपको पता होगा 1916 में एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ओके, और स्वदेशी, राष्ट्रीय, शिक्षा, ये सब उनके बाल गंगाधर तिलक के ही हैं। और बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक वैलेंटाइन रोल ने कहा था, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो किसने बड़ी कुशलता के साथ बचाव किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ओके, बड़ी कुशलता से बचाव किया था मोतीलाल नेहरू। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ बचाव किया था। कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियाँ पहनना अस्वीकार कर दिया। धोबियों ने विदेशी वस्तुओं को धोने का पक्ष लिया। तो ये आपका जो है सत्य नहीं है। ओके, क्योंकि विदेशी चीज़ों को जो है ना अपनाने की बात की गई थी, तो विदेशियों के वस्तुओं को धोने का उन्होंने पक्ष नहीं लिया, बल्कि धोने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना, स्वराज पार्टी की जो स्थापना 1923 में हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चित्तरंजन दास वगैरह ने की है स्वराज पार्टी की स्थापना। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर को जो चौथे गुरु हैं सिखों के, उन्होंने बसाया है, रामदास ने। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, रामकृष्ण मिशन। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, इतिहास में 1885 से सन 1905 के बीच की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो
1885 से 1905 की जो अवधि है वो इतिहास में उदारवादी काल कही जाती है। उदारवादी वे लोग हैं जो शांति से सब कुछ कार्य करना चाहते हैं, ओके। और 1905 के बाद की जो अवधि है वो इतिहास में उग्रवादी, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। हम इनको ध्यान रखें, कांग्रेस के दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो जो नरम दल वाली अवधि है वो आपकी 1850 जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद 1905 तक की जो अवधि है वो कैसी है, वो उदारवादी है, नरमवादी लोग हैं इसके अंदर, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग हैं इसके अंदर, ओके, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग हैं इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखने वाली। और जो उग्रवादी में लाल वाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय हैं, उसमें बिपिन चंद्र पॉल हैं उसके अंदर, बाल गंगाधर तिलक हैं, अश्व घोष हैं उसके अंदर। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं ये फ्रेंड्स। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो डिज़रायली ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी उन्होंने, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? अगर बात करेंगे तो मेरठ से शुरू हुआ है, लेकिन इसकी सबसे पहली जो घटना हुई है बैरकपुर बंगाल में हुई थी, ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, सन 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था मुगल बादशाह? तो आपको ध्यान रखना है, उस विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर जो थे वे मुगल बादशाह थे। उसके बाद इस 1857 की लड़ाई के बाद इनको रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून, ये ध्यान रखिएगा, इनको भेज दिया गया रंगून आप समझ सकते हैं, बर्मा म्यांमार के अंदर एक शहर है। ये रंगून की पहले राजधानी हुआ करता था, यानी रंगून क्या होता था, पहले म्यांमार की राजधानी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये एक शहर है, ओके, ध्यान रखिएगा। मुगल काल की कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो आपको ध्यान रखना, एतमद्दौला का मकबरा है, जो उनकी बेटी नूरजहाँ ने बनाया था, ओके। एतमद्दौला आपको पता होगा, ये जो थे एतमद्दौला कौन थे? नूरजहाँ के पिताजी थे। और नूरजहाँ किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी, जिसका असली नाम नहरुनिशा था, ओके। तो एतमद्दौला का मकबरा ध्यान रखिए आगरा में है, इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। जोधाबाई का महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, ओके, अकबर ने बनवाया, इस बात को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इस चैनल पे हैं तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको 50 क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द यानी मिल जाएं। और आप 50 क्वेश्चन अगर आप रोजाना करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। और आप जुड़े रहिए चैनल से और दूसरों को भी जोड़िए फ्रेंड्स, ओके। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सही है सुमलित नहीं है, यानी कौन सा है जो सही सुमलित नहीं है, आपको बताना है। तो जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस आया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। अकबर के काल में रॉल्फ फिच आया था, ये आपको पता होगा, ओके। शाहजहाँ के काल में टॉमस रो आया था, ये गलत है। शाहजहाँ के काल में टॉमस रो नहीं आया था, जहांगीर के काल में आया था। तो राइट आंसर आपका जो है थर्ड है, ओके। मनोजी औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आपको मिलान करना है तो कौन सही नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर आपका ये है थर्ड। टॉमस रो जो है आपको पता होगा, जब विलियम हॉकिंस को जो है सफलता नहीं मिलती है व्यापार के मामले में, तो फिर टॉमस रो को भेजा जाता है, ओके, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में टॉमस रो को सफलता मिल जाती है, और इस बात को ध्यान रखिए। तो शाहजहाँ के काल में नहीं बल्कि जहांगीर के शासनकाल में आया, क्योंकि आपको पता होगा 1605 से लेके 1627 तक का जो टाइम है वो आपके जहांगीर जी का है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो आपको ध्यान रखना, अबुल फजल की जो हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने करी थी। और इसे हत्या करवाने के पीछे जो है सलीम का हाथ था। सलीम मतलब जहांगीर का हाथ था। कारण था उसका, क्योंकि सलीम को ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो अबुल फजल हैं वो उसकी उन्नति में बाधक हैं, जबकि अबुल फजल एक विद्वान व्यक्ति था, एक सेनापति भी था। आपको ध्यान रखने वाली बात है, किसका? अकबर का। तो इस बात को ध्यान रखिए, वीर सिंह बुंदेला। और ये घटना है आपकी 1602 की, जब इसकी हत्या करवा दी थी, ओके, इस बात को भी ध्यान रखिए। अकबर का बहुत बड़ा और एक प्रसिद्ध, आप ये समझिएगा, बहुत बड़ा और प्रसिद्ध आईन अकबर की रचना करने वाला अबुल फजल व्यक्ति ही है। चलिए, तो हनोज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है, तो हनोज दिल्ली दूरस्थ की अगर बात करेंगे, हनोज दिल्ली दूरस्थ, ये शब्द है हनोज दिल्ली दूरस्थ, किस सुल्तान से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, हनोज दिल्ली दूरस्थ जो है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक, ये राइट आंसर होगा। और निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के
जो चिश्ती संत थे उन्होंने ये बात कही थी गैसुद्दीन तुगलक से कि अभी दिल्ली दूर है, पहले दिल्ली आ जाइए, उसके बाद मुझे यहाँ से भगा लीजिएगा। क्योंकि कारण था कि गैसुद्दीन तुगलक ने उनसे अपशब्द कहा कि अगर तुमने दिल्ली नहीं छोड़ी तो मैं तुमको आके छुड़वाऊंगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ, आप दिल्ली छुड़वा दो मुझसे, क्योंकि उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और 7 सुल्तानों का शासन देखने के बावजूद भी परंतु वो किसी के दरबार में नहीं गए। उन्होंने कभी किसी के यहाँ दरबार में जो है मत्था नहीं टेका। ओके, इसलिए जो ऊपर वाले संतों से बच के रहो भैया। कभी कभी बहुत ईमानदार संत भी होते हैं, सारे संत एक जैसे नहीं होते, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? पता होगा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण 1000 में किया था, ये ध्यान रखिएगा। और उसने 17 बार आक्रमण किया। सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण है उसका इस बात को ध्यान रखिएगा, 1025 वाला आक्रमण है। 1025 यानी जो 1025 में उसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर वाला, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। गुप्त काल में बिस्टी क्या था? गुप्त काल में बिस्टी एक बेगार थी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नंद वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो नंद वंश के बाद मौर्यों ने शासन किया है। आपको पता होगा, नंद वंश का अंत करने के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। इस बात को ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? आपको पता होगा, जिम्बिका ग्राम, यानी आपको पता होगा जिम्बिका ग्राम में। ओके, और रज्जुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ऋजुपालिका नदी है। कौन सी? ऋजुपालिका पालिका नदी, पालिका, ऋजुपालिका नदी। ध्यान रखना है आपको कि ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज इस बात पर होते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी नदी है और वहाँ पे कौन सी नदी है, तो ध्यान रखना है। ओके, चलिए। हड़प्पा सभ्यता किस लिपि का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है चित्रात्मक लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से जो है चीज़ों को समझा गया था। और हड़प्पा की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। सही जोड़े का मिलान करिए, आपको मिलान करना है। तो सही जोड़े का मिलान अगर हम करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे हड़प्पा ये हो गया आपका, 2 थल गोदीबाड़ा हो गया आपका, कालीबंगा ये हो गया आपका, और ये देखिए इस तरीके से मिलाएं, कुछ इस तरह से होगा। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। गोदीबाड़ा यानी आप ये समझिए जो बंदरगाह होता है उसको कहते हैं। ओके, और R37 R57 के जो साक्ष्य मिले वो हड़प्पा से मिले। ये कब्र गृह हैं, यानी इस बात को ध्यान रखिए, कब्रिस्तान है ये। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था? तो किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? तो शीलभद्र जो थे, ये मैं बता दूं आपको क्या थे, ये आपके कुलपति थे। क्या थे? कुलपति। किसके समय की बात है? ये हर्ष के समय की बात है। ठीक है, हर्ष के समय की बात है, आपको पता होगा। ठीक है, तो हर्ष के समय की बात है, कुलपति थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। किसने करी थी? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। और ये भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाएगा। हालांकि तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, लेकिन वो भारत में नहीं है, इसलिए वो नहीं माना जाएगा। ओके, वो दुनिया के उसमें आएगा। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतिहास का पिता किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। कौन सी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखी 5th सेंचुरी BC में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हिस्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के संबंधों के बारे में विवेचना, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन इनके विवरण इतने अच्छे नहीं हैं। और जो सोमाचीन है, इनको जो है चीन का इतिहास का पिता कहा जाता है। चीन के इतिहास का पिता, चीन के इतिहास का पिता सोमाचीन को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और E.H. कार क्या है? एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। E.H. कार ने व्हाट इज हिस्ट्री। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब हुआ? 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये बात ध्यान रखिए, दांडी मार्च 12 मार्च 1930, दांडी मार्च। 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ये प्रश्न आएगा तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे को याद कर लीजिएगा। ओके, विनोबा भावे, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ओके,
भूमि अनुदान आंदोलन से संबंधित हैं ये भी ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। सन 1916 में भारत में कितने होम रूल बने थे? तो 2 होम रूल लीग थे, आपको ध्यान रखना है। एक था एनी बेसेंट के अंडर में और एक था आपके बाल गंगाधर तिलक के अंडर में। तो एनी बेसेंट के अंडर में था एक होम रूल, किनके? एनी बेसेंट, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। किनके? बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं हम। ओके, जिन्हें असंतोष का जनक कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है बी.डी. सावरकर की पुस्तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी.डी. विनायक दामोदर सावरकर हैं, उन्होंने लिखी है, इस बात को ध्यान रखिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना, कुंवर सिंह जो है ये नायक थे। ओके, और मंगल पांडे पहले व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में मरने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ध्यान रखने वाली बातें फ्रेंड्स। महस्सी विभाग खोलने वाला मुगल बादशाह एक ही था। महस्सी विभाग जो खोला था ये एक आचरण अधिकारी होता था, जो व्यक्ति सही आचरण नहीं करते थे ये उनको पकड़ता था। यानी कोई भी सार्वजनिक स्थल पर अगर गलत करते हुए पाया गया तो ये महस्सी विभाग का जो अधिकारी होता था ये उसको पकड़ लिया करता था और सजा देता था। तो ये बात है औरंगजेब के शासनकाल की। ओके, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर, जिंदा पीर कहते हैं। और इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था और ब्राह्मणों पर पुनः जजिया इसने लगाया था। वो मुगल बादशाह यही है, औरंगजेब। ओके, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत के लेखक कौन है? आपको पता होगा, मलिक मोहम्मद जयासी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी किससे? आपको ध्यान रखना है, मलिक अंबार से। तो ध्यान रखिए, मलिक अंबार से प्रभावित थी। ओके, नेक्स्ट। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया था? तो औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि कारण था इसके शासनकाल में जो भारत की सूबों की संख्या थी वो 21 हो गई थी और इतने बड़ा सूबा, इतना बड़ा राज्य हो गया था कि इसके लिए एक ही समय में इस पर शासन करना मुश्किल था। अगर ये दक्षिण जाता था तो उत्तर में विद्रोह छिड़ जाते थे, अगर उत्तर जाता था तो दक्षिण में विद्रोह छिड़ जाते थे। तो आज के हिसाब से चीज़ें नहीं थी कि हेलीकॉप्टर था। भाई हेलीकॉप्टर उस समय में इतना आसान नहीं होता था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं आपके पास हैं कि आपके पास मोबाइल है, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें नहीं होती तो बड़ा मुश्किल काम था कि शासन करना, बड़े राज्य पर शासन करना मुश्किल काम था। चलिए, तानसेन ने अपनी संगीत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी है? इस बात को ध्यान दें, ग्वालियर से प्राप्त करी है तानसेन ने अपनी संगीत की शिक्षा, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। और तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे है, इस बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, कौन सुल्तान रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था? तो ध्यान रखिए, इल्तुतमिश करता था, ये ध्यान रखने वाली बात है। इल्तुतमिश जो है वो अधिकतर अपना जो समय था रात्रि में ये करता था। और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। और इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था, ये ध्यान रखने वाली बात है, इक्ता प्रणाली जिसको हम कहते हैं, वे उसने शुरू करी थी। और साथ ही साथ उसने टंका और जीतल नाम की 2 मुद्राएं चलाई थी। ओके, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसने क्या करा था? तुर्क चहलगानी संगठन भी बनाया था, इस बात को ध्यान रखिए। गुलाम वंश के सत्तावन कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन्हें पीर बख्श भी कहा जाता है, इन्हें हातिम भी कहा जाता है, इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। और इनकी मौत होती है कैसे? घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए इनकी मौत हो जाती है। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया था। ओके फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ये ध्यान रखिए। ओके, अगर आप इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और कुव्वत इस्लाम मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, भारत की सबसे पहली मस्जिद है, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, दूसरी बात, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कहाँ बनवाया था? यानी अजमेर में बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिए। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। और बलबन की जो जाना जाता है, इसे बलबन को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है कि बलबन ने लोहो रक्त की नीति शुरुआत की। इसने जो है तुर्क चहलगानी संगठन को समाप्त किया। ओके, और ये ऐसा सुल्तान है जिसके बारे में ये कहा गया था कि इसको कभी जो है फ्री में नहीं खरीदा जा रहा था। लेकिन वक्त की बात है, जब वक्त मेहरबान होता है ना तो ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है लोगों की। और जब वक्त आपका दुश्मन होता है तो ज़िंदगी को बदहाल कर देता है फ्रेंड्स। तो वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का बहुत प्रतापी राजा है, आपको ये पता होगा। ओके, चलिए, सिकंदर ईसानी के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसके रचयिता हैं? तो हरिसेन है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
हरिशेन ने जो है इलाहाबाद जो प्रयाग प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है वो हरिशेन ने लिखी है। हरिशेन जो है उनका क्या था, एक राज्य कवि और महासंधि ग्राहक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैगस्नी द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं थे, योद्धा, शिल्पकार, कृषक, दास। वहाँ उसकी जो 7 उसने वर्ण 7 समाज में बांटा था भारत को, तो उसमें दास नहीं थे। कारण था क्योंकि दासों की जो स्थिति उसने भारत में देखी थी मैगस्नीज ने, ऐसी स्थिति जो है उसको अपने यहाँ देखने नहीं मिलती। उसे लगता है कि भारत में दास नहीं है, जबकि भारत में दासों की स्थिति वहाँ के दासों से अच्छी थी, इसलिए उसको ऐसा लगता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भगवती सूत्र प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है, आपको ध्यान रखना, जैन धर्म की है। ओके, भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक दूसरी पुस्तक है जो बौद्ध धर्म की है, जिसको अंगुत्तर निकाय कहते हैं, उसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया फ्रेंड्स। ओके, यदि आप इतनी बातें याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट ना हो। और आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी भी कंपटीशन में आकर आप बैठते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस में बैठे हैं, चाहे यूपी SSC में बैठे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि आप TGT में बैठे हैं, PGT में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। कौन महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत ले गया था? तो दक्षिण भारत जो ले गए थे वो भद्रबाहु ले गए थे, इस बात को ध्यान रखना है। कौन ले गए थे? भद्रबाहु। ओके, भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत इसको ले गए थे। इन्हीं के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और श्रवणबेलगोला में जाकर उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कौन सी विधि थे? सलेखना विधि थे। ठीक है, सलेखना क्या है? एक प्रकार की ऐसी विधि है यानी जिसमें उपवास रख के आपके प्राणों को त्यागा जाता है। ओके, ध्यान रखना है। तो आपको पता होगा जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु थे, यानी दिगंबर जो संप्रदाय था उसके जो वो थे, समझ गए, ऋषि, वो भद्रबाहु थे। और जो श्वेतांबर था उसके स्थूलभद्र थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, कि दिगंबर के कौन थे ऋषि? तो भद्रबाहु बताइए। दिगंबर वे जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और श्वेतांबर वो जो श्वेत रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते वो भद्रबाहु वाले क्या हैं? दिगंबर हैं। तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ओके, प्रथम जैन संगति के अंदर ध्यान रखने वाली बात है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, आपको पता होगा। और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर। कौन सी? हिंडन, ये ध्यान रखिएगा, हिंडन नदी है, उसके तट पर ये स्थल है। ओके, और YD शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी है 1958 में। ओके, ध्यान रखिएगा, 1958 में। आज भी वर्तमान में अगर आपको जाके देखना हो तो आप मेरठ जाइए और मेरठ में इस स्थल को आप देख सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो बलूचिस्तान है आपका ये पाकिस्तान में है, और यहाँ पर है सुतकांगे डोर। क्या है? कांगे डोर। ये सुतकांगे जो डोर है आपका, ये आपका पश्चिमी स्थल है जो बलूचिस्तान में है, इस बात को ध्यान रखिए। पूर्वी आपको पता है आलमगीरपुर है, सुतकांगे डोर पश्चिमी हो गया। दैमाबाद, दै से दक्षिणी स्थल है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपका उत्तरी स्थल है। तो उत्तरी स्थल कौन सा? मांडा बताइए। दक्षिणी स्थल कौन सा? दैमाबाद बताइए। पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगे डोर बलूचिस्तान बताइए। और पूर्वी आलमगीर, जो चारों दिशाओं में ये सभ्यता फैली हुई थी, चारों स्थल आपको बता भी दी गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में कितने प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है? तो प्राचीन काल में जो देवी देवता थे वो 33 प्रकार के देवी देवता थे। हालांकि उस चीज़ को इतिहासकारों ने इस प्रकार से वर्णन किया, लेकिन हमने सुनी हुई अपने दादा दादियों से, नाना नानियों से कहानी सुनते हैं आज भी हम, तो 33 करोड़ की बात करते हैं वो लोग, जबकि 33 कोटि के देवता थे। कोटि का मतलब प्रकार भी होता है, ना कि करोड़ से ही उसका मतलब होता है। तो 33 प्रकार के देवी देवता थे, इस बात को ध्यान रखना। राइट आंसर आपको ये लगाना है। कभी करोड़ पे टिक लगाइए हो, क्योंकि दादा दादी से हमने कहानी में करोड़ ही सुना है, तो इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए 33 प्रकार का बताइएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तैमूर को कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। और तैमूर ने 1398 में आपके देश पर आक्रमण किया था, तैमूर। और ये वही तैमूर है जिसने 20,000 लोगों का कत्लेआम कर दिया था। ओके जी, ईरान से आया था ये व्यक्ति, और इसने जो है भारत को लूटा, और लूटने के बाद अपने देश चला गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण करे हैं। ठीक है,
आक्रमण हमेशा वहाँ होते हैं, हमेशा वहाँ होते हैं जो संपन्न होते हैं। संपन्न लोगों पर आक्रमण किए जाते हैं, गरीबों पे आक्रमण इसलिए नहीं कहते क्योंकि मिलेगा क्या लूटने से उनको। चलिए, ध्यान रखने वाली बात है। वह कौन सा मुगल बादशाह है जो चित्रकला का बड़ा परखी था? तो आपको ध्यान रखना, चित्रकला की बात आएगी जहांगीर को बताइएगा। जहांगीर स्वयं भी एक बहुत बड़ा चित्रकला में महारथी था और ये बता सकता था कि किसने इसमें इस चित्र को बनाया, किसने इसमें रंग भरा है। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला, सबसे ज़्यादा भवन निर्माण अगर किसी काल में हुआ वो शाहजहाँ है। तो स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है और चित्रकला का जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ओके, शाहजहाँ का असली नाम आपको ध्यान रखना है, शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम है। क्या है? खुर्रम, ये ध्यान रखिएगा, खुर्रम इसका असली नाम है। और जहांगीर का असली नाम सलीम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे इनके पिताजी जो है इनको शेखू कहते थे, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजरबाद रख दिया था। जब चित्तौड़ को जीत लिया था राणा रतन सिंह से तो इसका नाम खिजरबाद रख दिया था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं 24, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। कौन थे? ऋषभदेव। ओके, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं ये। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। और 24वें आपको पता है महावीर स्वामी हैं। तो ये तीर्थंकर तो आपसे पूछ लिए ही जाते हैं भी कुल कितने तीर्थंकर थे, तो आपको 24 बताना है। पहले ऋषभदेव थे और जो 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के थे, अश्वसेन के पुत्र थे, वे भी राजा के। ओके, और जो 24वें थे आपको पता है महावीर स्वामी थे। ओके, ध्यान रखना है। ओके, महावीर स्वामी, जियो और जीनो को देव का नारा जिन्होंने दिया वो महावीर स्वामी हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर, तो आपको पता होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और मल्लीनाथ से ही भी प्रश्न आता है, ये 19वें तीर्थंकर हैं और इनको महिला कहा जाता है। महिला तीर्थंकर एकमात्र कौन है? तो मैं से महिला, मैं से मल्लीनाथ को याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, आंसर मिल जाएगा आपको। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपकी 1885 में हुई है। और किसने करी है? A.O. हुम ने करी है। A.O. हुम, ये बात ध्यान रखना, A.O. हुम ने इसकी स्थापना करी है 1885 में, बम्बई के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। उस समय जो वर्तमान का मुंबई है उसे बम्बई कहा जाता था। ओके, एक ICS रिटायर्ड अधिकारी थे, इसकी स्थापना उन्होंने करी थी। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपको आंसर दोबारा देखिए, 1398 में ध्यान रखना है कि 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात आएगी तो एनी बेसेंट बताओगे, और प्रथम भारतीय महिला की बात आएगी तो सरोजिनी नायडू बताओगे, और बात आएगी सबसे ज़्यादा समय तक जो है महिला जो है अध्यक्ष बनी रहने वाली तो सोनिया गांधी बताओगे। तीनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष की बात होगी तो एनी बेसेंट बताइए, ये 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में। और भारतीय महिला की बात आएगी तो आपको ये बताना सरोजिनी नायडू, ये 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन उत्तर प्रदेश में है कानपुर। ओके, और सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहने वाली महिला हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 50 क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक और शेयर करना चाहिए आपको, और ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए यूज़फुल रहेगी। ओके, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।